अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद में SSIOU ख़वातीन ऑफिसर्स इन एक्शन। हुकूमत पंजाब ने जहाँ ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया है, वहीं एंटी रेप एक्ट जैसी इस्तिलाह को मुतारफ़ करवा कर बहुत से शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ भी फ़राहम किया है। ये क्या माजरा है, कौन हनी ट्रैप का शिकार हुआ और हनी ट्रैप गैंग ऑपरेट कैसे करते हैं, ये दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन। नाज़रीन, टीम मुजरिम कौन बात कर रही है आज मुआशरे के उस पहलू पर जहां मजलूमियत का लिबादा ओढ़कर जुल्म किया जाता है। एंटी रेप एक्ट जब से मुतारफ़ हुआ है और फैसलाबाद पुलिस ने कार्रवाइयाँ शुरू की हैं, बहुत से भयानक चेहरे सामने आए हैं, बहुत सी ऐसी दास्तानें हैं जिन पर शायद बहुत कुछ लिखा और फिल्माया जा सकता है। टीम मुजरिम कौन इस वक्त मौजूद है निशाताबाद सर्कल में और हमारे साथ मौजूद हैं इंस्पेक्टर नाजिया जबीन, SSOIU हैं सर्कल निशाताबाद की, और ये वो खातून ऑफिसर हैं जिन्होंने एक बेगुनाह को गुनाहगार होने से बचाया और एक हनी ट्रैप गैंग को बेनकाब किया। उनसे बात करते हैं कैसे ये लोग ऑपरेट करते हैं, कैसे फिर पुलिस के शिकंजे में ये खातून और इसका जो गैंग है वो आया। अस्सलाम वालेकुम मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा ये क्या माजरा है, पुलिस के नॉलेज में ये सब कैसे आया, कैसे आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया और कैसे फिर आपको इल्म हुआ कि हकीकत में जो शख्स जालिम बताया जा रहा है वो मज़लूम है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, गुज़श्ता दिनों मेरे पास एक एप्लीकेशन आई है जिसमें एक किरण नामी लड़की हमारे पास रोती धोती आई है, मेरे पास जुल्म हो गया, मेरे साथ ये हो गया, 2 माह के बाद मेरी शादी थी, बहुत ज़्यादा हो गया, जिसका हमने CPO फैसलाबाद और RPO फैसलाबाद की हिदायत के मुताबिक फ़ौरी एक्शन लेते हुए DSP साहब निशाताबाद फ़ौरन से उन्होंने FIR के इंदराज का हुक्म दिया। FIR दर्ज करने के बाद जो है हमने मुल्ज़म को फ़ौरी तौर पे अरेस्ट किया। मुल्ज़म को जैसे ही हमने अरेस्ट किया तो किरण नामी जो विक्टिम थी वो FIR करवाने के बाद मंजर आम से वो गायब होना शुरू हो गई है। मुतअद्दिद बार मैंने उसे कॉल्स की हैं कि आके अपना मेडिकल करवाओ। खैर यहाँ पे मैडम सबसे पहले तो प्रॉम्प्ट एक्शन, जैसे कि CM पंजाब साहिबा, IG पंजाब साहब का ये क्लियर विजन है, बल्कि एक स्लोगन बन गया हुआ है नेवर अगेन। ख़वातीन का इस्तेहसाल जो है वो किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ पे पहली तारीफ़ फैसलाबाद पुलिस की ये बनती है कि क्विक और प्रॉम्प्ट एक्शन लिया गया कि एक खातून आकर कंप्लेन करती है कि जी मेरे साथ जुल्म हुआ है, और पुलिस विदाउट एनी डिले ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाते हुए फौरी तौर पर जो है वो अक्यूज़ड को गिरफ़्तार कर लेती है। अब यहाँ आप बता रही हैं कि वो खातून जो है फिर अवॉइड करना शुरू होगी पुलिस को। बिल्कुल, वो जैसे ही FIR का अंदराज हुआ है तो वो उसने मेरी कॉल लेना या थाने आना उसने बंद कर दिया। मेरे मुतअद्दिद बार कॉल करने पे, इंसिस्ट करने पे उसने FIR दर्ज वो अपना मेडिकल करवाया, जिसके पार्सल लेके मैंने फ़ौरी जो है उसके बिना किसी डिले के उसे PFS लाहौर जमा करवाया। उसके बाद मैं उसे बुलाने लगी कि अपना आके DNA टेस्ट करवाओ मुल्ज़म के साथ और शामिल तफ्तीश हो। DSP साहब तुम्हें सुने, अच्छा मैं आए बाएँ शाएँ मैं अभी आ रही हूँ, मैं कल आती हूँ, मैं परसों आती हूँ, खैर कोई नहीं आई वो। उसके बाद जो हमारी इनिशियल जो मेरी इंटेरोगेशन थी मैंने वो स्टार्ट की है, मुल्ज़म को पेश करके उसका मैंने फ़िज़िकल रिमांड हासिल किया है, उसका पोटेंसी टेस्ट करवाया। अच्छा, जो वो थी विक्टिम थी वो मेरे पास हाजिर कोई नहीं आई बाद अज़ अंदराज FIR। और जो मुल्ज़िम है उसको आप इंटेरोगेट कर रही हैं, और मैडम मुल्ज़िम तकरीबन एक सीनियर सिटीज़न है जिसकी औलाद जवान है, जिसके आगे पोते भी हैं, तो ज़ाहिर है एक बीइंग ए पुलिस ऑफिसर, ज़ाहिर है हम इंसान भी हैं, हम खुद रिश्ते नाते वाले हैं, हम फैमिलीज़ वाले हैं। इंसान को पता चल जाता है, और फिर पुलिस की ज़ाहिर ट्रेनिंग होती है कि उनको सूरत हाल का कुछ आइडिया शायद पहले कुछ लम्हों में भी हो जाता है कि सूरत हाल है क्या। हम इस साइड पे भी आते हैं, मतलब वो सारी एक डिटेल के साथ। जैसे ही मैंने इसे पेश किया ना फ़िज़िकल रिमांड के लिए, ये जो विक्टिम हमारे पास आई थी और इसका भाई था सफदर जो मुद्दई बना हुआ था इस केस में, वो जाके तो वहाँ पे कुछ वकला को लेके पेश हो गए हैं कि हमारा मुल्ज़म के साथ पैचअप हो गया। ये गलत फहमी की बिना पे पर्चा दर्ज करवाया था, तो ये हमारा मुल्ज़म नहीं है। इलाका मोअज़्ज़ीन ने मेरी तसल्ली करवा दी है, इसे रिहा करने पे हमें किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं है, मेरा मुकदमा खारिज किया जाए। ये कैसी मुज़हका खेज़ स्टेटमेंट है कि गलत फहमी की बिना पर रेप हुआ है और इलाका मकीनों ने जो है वो मेरी तसल्ली करवा दी है। बहुत मुज़हका खेज़ है और देखने में बड़ी
भोंडी सी जो है वो स्टेटमेंट लगती है। एग्जैक्टली हालांकि आज तक हम इस बात को जो है वो समझ नहीं पाए कि एक जना में गलत फहमी कैसे हो सकती है। और दूसरी बात ये कि अगर किसी औरत के साथ जना हुआ है तो इलाका मोअज़्ज़िज़ीन ने उसकी तसल्ली कैसे करवा दी है। ये कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है कि आप खड़े एक बंदे के साथ गुत्थम गुत्थम हो रहे हैं, दूसरा पीछे से आया आपके सर में कोई डंडा सोटा मार दिया, आप ये कहें कि मुझे ये लगा कि ये फ़लाँ नहीं फ़लाँ पर्सन था जिसे मैंने गलत फहमी की बिना पे जो है वो नामज़द कर दिया है। ये टोटली एक जो ट्रिक है, एक ट्रैक है, ये हनी ट्रैप है जो किया जाता है, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा वो बता दूं कि आजकल ये ट्रेंड निकला हुआ है कि ये जो ऐसी लड़कियां सिर्फ ये देखती हैं एक बंदा है वो वेल्दी पर्सन है, उसके पास 4 पैसे हैं, कहीं से कर करा के ये उसका फ़ोन नंबर लेती हैं, पहले ये उसे एक कॉल करती हैं जो बिल्कुल फ़ेक होती है। अच्छा फ़लाँ आप बात करें, अच्छा ओके सॉरी रॉन्ग नंबर, मुझे फ़लाँ बंदे से बात करनी थी। आहिस्ता आहिस्ता इसकी उसके साथ बातचीत होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो एक वकूआ भी बनाती हैं ना जो बिल्कुल जेन्युइन हो। CDR में ये चीज़ें जो है ये मुकम्मल तौर पे आ जाएं। 8-10 दिन उसके साथ बातचीत की, बातचीत करने के बाद जो है उसके साथ वो उसे बुलाया या ख़ुद उसके पास चली गई, फ़िज़िकल उसके साथ रिलेशन बनाया। फ़िज़िकल रिलेशन बनाने के बाद फ़ौरन ही वो पॉइंट छोड़ा और साथ ही 15 पे कॉल कर दी। और कुछ तो इतनी माशाल्लाह से वो समझदार और पढ़ी लिखी होती हैं कि वो FIR के बगैर ही जो है वो अपना मेडिकल करवा लेती हैं। बहुत सारे केसेस में हमने ये देखा भी है, रिपोर्ट भी किया है कि वो कोर्ट से ऑर्डर ले आती हैं कि जी हमारा जो है वो मेडिकल करवाया जाए, और मेडिकल की बेसिस पे फिर वो अब ब्लैकमेल करना शुरू कर। जी एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही होता है। हम आते हैं अब यहाँ पे अपने केस की तरफ। जैसे ही वो लड़की ये स्टेटमेंट देती है, उसकी स्टेटमेंट पे वो बंदा जो है शाहद नामी वो डिस्चार्ज हो जाता है। उसके बाद हम अपनी तफ्तीश का जो दायरा कार है उसे वसी करते हैं, तो ये बात हमारे सामने आती है कि ये लड़की जो है ये बाकायदा तौर पर एक गिरोह का हिस्सा है जो हनी ट्रैप के ज़रिए मुख्तलिफ़ मासूम शहरियों को अपने चुंगल में फंसाती है। उसके बाद उनको प्रेशराइज़ करके, जब वो प्रेशराइज़ और वो प्रेशर बिल्ट हो जाता है तो उस बंदे से वो जो है वो रकम बटोरती है। अच्छा मैडम बताइएगा, क्या कितने अफराद पर मुश्तमिल एक गैंग हो सकता है? 2, 4, 5 या बाकायदा एक मुनज़्ज़म नेटवर्क होता है? कैसे प्लान कैसे करते हैं ये, किस तरीके से ये रैकी करते होंगे? क्योंकि जाहिर है एक सीनियर सिटीज़न है, उस ऑब्वियस सी बात है कि वो उसका ये कहना है कि मैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर से यहाँ पे शिफ्ट हुआ था और मुझे लालच था कि मेरा किचन चलता रहे, तो मैंने एक पेइंग गेस्ट के तौर पे एक रूम जो है वो बच्चियों को दे दिया। इसे भी अपनी बच्ची समझ के मैंने रखा था, इसे शेल्टर दिया, जिसको पनाह दी, जिसके सर पे हाथ रखा, उसी ने जो है वो आस्तीन का सांप बनकर डंग मार दिया। क्या तरीक़ाकार क्या अडॉप्ट करते हैं? क्या सिर्फ टेलीफोनिक? यहाँ पे तो उसने बाकायदा अप्रोच किया, हॉस्टलाइज हुई, कि क्या क्या तरीक़ाकार हो सकते हैं हनी ट्रैप्स के शहरियों को फंसाने के लिए? ये बिल्कुल आपने ठीक फरमाया, जैसे कि वो फरमाने हज़रत अली है ना कि जिसके साथ भलाई करो नेकी करो उसके शर से बचो। ये इनका तरीक़ाकार ये होता है कि इनका जो ग्रोह है 4 लोगों पे मुश्तमिल हो सकता है, 5, 6, 7 इतने भी लोगों पे मुश्तमिल होता है। इसका सरगना 2 या 3 बंदे होते हैं। आगे से इन्होंने लड़कियां जो हैं ये मैनेज की होती हैं। ये अपने जो हैं नेटवर्क, अपने जो सोर्सेज हैं उसके ज़रिए इस बात का पता लगाते हैं कि यहाँ पे हमारे सर्कल में कौन बंदा है जिसके पास 4 पैसे हैं। वहाँ पे ये अपनी एक लड़की भेजते हैं। उनके मुख्तलिफ़ तरीके हो सकते हैं, सम टाइम वो जॉब लेने के लिए भी हो सकते हैं, वो किसी काम के लिए भी हो सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने जो तरीका अपनाया था वो हॉस्टल में रहाइश पजीर होने का था। इनको फिर किसी तरह की लीगल असिस्टेंस भी ज़ाहिर है लाजमी होती होगी। इनको पता होगा कि किस शख्स को किस टाइम पे कितना प्रेशराइज़ करना है ताकि हम अपने मतलूबा नताइज जो हैं वो हासिल कर सकें। जी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, क्योंकि इन्होंने इंतखाब ही उस बंदे का करना होता है जिसके पास 4 पैसे भी हों और वो बंदा सोसाइटी में एक नाम भी रखता हो। इस केस में मैडम वो जो मुतासरा शख्स है उसकी बेटी की शादी थी। ज़ाहिर है बेटियों की शादी के लिए कुछ ना कुछ वो रखा हुआ होता है। उसके बावजूद उनका कहना है कि जो हमने उनको ब्लैकमेलिंग की मद में जो फैसिलिटेट किया, उनको जो रकम दी ताकि हमारी इज़्ज़त बची रहे। आपने जब इस खातून को, आपको शक गुजरा, आपने इनको राउंड अप करने की कोशिश की, जब आपको कुछ हर्डल्स आई, आपको कुछ प्रेशर आया, आपको कुछ पता चला कि ये मैंने बहुत तगड़े माफिया को हाथ डाल दी? एग्जैक्टली ये चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम इन चीज़ों को बोदर नहीं करेंगे और जितनी मर्ज़ी भी हर्डल्स आ जाएं, हम अपने फ़र्ज़ को जो है अदा करने में इंशाल्लाह किसी भी तरह ना पीछे नहीं हटेंगे। क्या बताती है ये? इंटरोगेट किया होगा, ज़ाहिर है अभी आपका कुछ प्रोसेस बाकी भी होगा, इनसे मज़ीद चीज़ें भी निकलवाएंगी, लेकिन क्या इसने बताया कि आगे कब से ये कर रही है, कितने लोगों को जो है ये गैंग जो है वो अभी तक लूट चुका है, या आइंदा इनके प्लान्स क्या थे? ज़ाहिर है
आप इंटरोगेट कर रही हैं, तो बहुत सारे होशरुबा इंकशाफात भी हुए होंगे। बिल्कुल, आपने ये ठीक फरमाया, दुरुस्त फरमाया आपने। हमें इंटेरोगेशन के दौरान बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, जैसे कि ये अभी पिछले दिनों तकरीबन जो है 2 माह पहले एक लड़का था, वो अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा था, 7 उसकी बहनें थी, इकलौता बेटा था, वो लंदन से आया था। सेम उसके साथ भी हमने कहीं से उसका नंबर हासिल किया, उसके साथ मैंने 4 दिन जो है वो बातचीत की, फिर उसके साथ मैंने अपनी तस्वीर बनाई। वहाँ पे मैंने उसे इस बात के लिए प्रेशराइज़ किया कि अब मेरे साथ तुम शादी करो। मेरी उसके साथ शादी नहीं हुई, चूँकि वो अपनी फ़ैमिली में से ओनली वन था और वो सैयद फैमिली से बिलोंग करता था, तो उससे भी मैंने एग्जैक्टली जो है ऐसे फिर पैसे लेके उसके बाद हमने जो है उसे वो पैचअप कर लिया उसके साथ भी। हमारी सोसाइटी में मैडम सबसे बड़ा बिगाड़ एक हमारी ईगो है, एक हमारा जो एक रख रखाव है सोसाइटी में, एक नेम एंड फेम जिसे हम कहते हैं, इज़्ज़त जिसे कहते हैं हम, कि हम मोहल्लेदारी में, गांवदारी में, रिश्तेदारों में औलाद के सामने जलील हो जाएंगे, रुसवा हो जाएंगे। इस चीज़ को बचाने के लिए हम खामोशी इख्तियार करते हैं। क्या कहेंगी आप, क्योंकि पुलिस ऑफिसर हैं, आपका ऐसे केसेस से वास्ता पड़ता रहता है, आप एक्सपर्ट हैं इस तरह के क्रिमिनल्स को हैंडल करने में, शहरियों को क्या कहेंगी कि किस तरीके से जो है, क्या वो वाकई में खामोश रहें या वो किस तरीके से आवाज़ उठाएं ताकि ऐसे गैंग्स को ऑपरेट करने का मौका ना मिले? आपने ये जो बात की है, अगर हम इस बात के लिए एक प्रॉपर वर्ड यूज़ करें ना, तो इसे हम ये कहते हैं कि वाइट कॉलर लोग। जैसे अभी ये बंदा था, इसकी बेटी की शादी थी, सिर्फ़ और सिर्फ ये ज़्यादा ब्लैकमेल इसी बात के लिए हो गया कि मैं अब नवासों वाला हूँ, पोतियाँ पोतों वाला हूँ, मेरी बेटी की शादी है, उसके इन लॉज में ये बात जाएगी, मेरी बेटी का रिश्ता टूटेगा, उसका घर ख़राब होगा, मेरी सोसाइटी में और मेरे घर में जो बदनामी होगी वो अलग होगी। बाकी बीइंग एन आईओ सर्कल इंचार्ज होते हुए मैं फैसलाबाद के लोगों को ये पैगाम देती हूँ कि अगर किसी के साथ भी ऐसा हनी ट्रैप वाला इशू बनता है, कोई मामला आता है, तो खुदा के वास्ते ऐसे जो लोग हैं जो एक ब्लैक मेलर जिन्होंने ग्रो बना रखा है या जो हनी ट्रैप करते हैं, उनके हाथों में आप बिल्कुल जो है वो ब्लैक मेल ना हो। फैसलाबाद की पुलिस आपकी खिदमत के लिए, आपकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल है। हमारे पास आएँ, हमारे साथ रब्ता करें, हम हर तरह से आपके साथ हैं। ख़तरे की घंटी मैडम, एक इंसान, एक शहरी जो है जिसका शायद इस तरह के केसेस से वास्ता नहीं पड़ा पहले, ख़तरे की घंटी आप किसे समझती हैं? कोई रॉन्ग कॉल, कोई किसी तरह का मैसेज सोशल मीडिया पे जैसे हम प्राइवेट मैसेज कहते हैं, पीएम, वो, या राह चलते में कोई ऐसा जो आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हो, किसे हम ख़तरे की घंटी समझें? क्योंकि अक्सर हनी ट्रैप का शिकार वही होते हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं, और रिस्पॉन्स थोड़ा हो या ज़्यादा हो, ये लोग एक्सपर्ट होते हैं फिर उसको एक्सप्लॉइट करने में, उसको मज़ीद एक्सप्लोर करने में। ख़तरे की घंटी हम किसे माने ताकि हमारे शहरी, हमारे देखने वाले, हमारे नाजरीन जो हैं उनको पता हो कि ये ख़तरे की घंटी है, यहाँ से अवॉइड करना है? ये बिल्कुल ठीक बात की आपने, ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। अच्छा, ये हनी ट्रैप के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। सम टाइम ऐसे होता है कि आपको एक मैसेज एक बार किया जाता है, हम इस बात को पहले भी कर चुके हैं, उसके बाद कॉल आना शुरू हो जाती है, किसी ने कॉल ली, सॉरी रॉन्ग नंबर था, रॉन्ग नंबर के बाद भी इस पे कॉल्स या मैसेजेस आना शुरू नहीं होते। इसके बाद सम टाइम तो ऐसे भी होता है कि अगर ये आगे से कोई कॉल ले लेता है, कॉल रिसीव कर ली जाती है, तो उसके बाद उसे ये मैसेज आता है कि आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी, बात वहाँ से भी आगे निकल जाती है। उसके बाद मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज दिया, गुड आफ्टरनून मैसेज भेज दिया, गुड नाइट का मैसेज भेज दिया, यहाँ से चीज़ें जो हैं वो आगे चलना शुरू हो जाती है। और जब उधर से मैक्सिमम कोशिश ये की जाती है कि कॉल्स आएँ और जाएँ, ताकि ये चीज़ जो है CDR में शो हो जाए, हमारे पास एक मजबूत जो है वो एविडेंस आ जाए। डाटा इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, डाटा इस्टेब्लिश करने की कोशिश, एक कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश करते हैं कि ताकि बाद में प्रेशराइज ही हमने करना है ना किसी भी बंदे को, तो जितने भी हमारे पास वो जो है एविडेंस कलेक्ट हो जाएंगे वो सफिशेंट है। नाज़रीन किराम, इंस्पेक्टर नाज़िया जबीन हमारे साथ मौजूद थी, और ऐसी बहादुर ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स जब तक हमारे पास पंजाब पुलिस में, फैसलाबाद पुलिस में हैं, तब तक शहरियों को इस बात की तसल्ली होनी चाहिए कि उनके साथ किसी किस्म का कोई जुल्म, कोई ज़्यादती जो है वो नहीं हो सकती। हमारा दीन, हमारा कानून जहां ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, वहीं पे ऐसी ख़वातीन का एंटी रेप एक्ट इसीलिए तैयार किया गया है कि अगर वो विक्टिम कार्ड या जिसे हम खातून कार्ड कहते हैं वो इस्तेमाल करते हुए किसी बेगुनाह शहरी को ट्रैप करती हैं,
तो फिर उनकी खातिर खा तवाज़ो के लिए पंजाब पुलिस मौजूद है। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में औरत को हमेशा इज़्ज़त और तकरीम की निगाह से देखा जाता है और बसा औकात औरत इस इज़्ज़त और तकरीम को नेगेटिव इस्तेमाल करती है। जब से एंटी रेप एक्ट मुतारफ़ हुआ है तब से ख़ास तौर पर फैसलाबाद में दर्जनों ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं जहाँ पे हनी ट्रैप यानी ख़वातीन अपना औरत कार्ड इस्तेमाल करते हुए मासूम शहरियों को अपने झांसे में लेती हैं और फिर उन पर मुकदमात फ़ाइल करने के बाद लाखों रुपए बटोरती हैं। ऐसे केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। फैसलाबाद पुलिस ने बहुत सारे ऐसे केसेस जो हैं वो सॉल्व किए हैं, हनी ट्रैप गैंग्स को पकड़ा है। आज टीम मुजरिम कौन जिस वाक़े पे बात कर रही है उसमें भी एक बुज़ुर्ग शहरी जो हैं उनको एक लड़की की जानिब से हनी ट्रैप का निशाना बनाया गया। पुलिस ने जब इस केस में तफ्तीश की, इंटरोगेट किया गया तो पता चला कि एक मासूम और बेगुनाह शख्स को एक औरत ने अपने जाल में फंसाने के बाद उन्हें ब्लैकमेल किया। क्या वाक़या था, किस तरह से ये ऑपरेट करते हैं हनी ट्रैप गैंग के लोग, कौन कौन इसमें शामिल होता है, तरीक़ा वारदात क्या है, टीम मुजरिम कौन इस पे आज बात कर रही है। मेरे साथ मुतासरा शहरी मौजूद हैं जिन्हें ट्रैप किया गया, जिनकी फैमिली, बच्चे, इवन पोते पोतियाँ भी जो हैं उनकी इज़्ज़त स्टेक पे एक लम्हे के लिए लगी। लेकिन शायद जो हक है, जो सच है वो बाहर आके रहता है और यहाँ पे पंजाब पुलिस को, फैसलाबाद पुलिस को क्रेडिट ना देना ज़्यादती होगी कि जो इन मुकदमात को इस निगाह से देखते हैं कि अगर एक शहरी, एक सीनियर सिटीज़न जो है वो बेकसूर है तो उस पर इल्ज़ाम लगाने वाली खातून यकीनन हनी ट्रैप का हिस्सा है और उस हनी ट्रैप गैंग को दर्जा बदर्जा जो है वो फैसलाबाद में एक्सपोज किया जा रहा है। बहुत सारे गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं। इस केस में क्या वाक़या था जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, नाम बताइएगा। वालेकुम सलाम, शाहद मेरा नाम जी। शाह साहब, की वाक़या होया तुहाडे नाल, की बीती तुहाडे ते और किस तरह ये मामले का आगाज़ होया? ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਇਰੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਧਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਆਈ ਆ ਉੱਥੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਟੋਬੇ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾ ਠੀਕ ਆ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਰਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਖਲਾ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹਦਾ LHP 'ਚ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗਰੰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ? ਗਰੰਟਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਕੁਛ ਚਿਰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਹੋਸਟਲ 'ਚੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਵਾक़ੇ ਤੋਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ? ਹਾਂ, ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਲਠੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਰਖਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ, ਇਹ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਗੇਟ 'ਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਫੜਾਇਆ। ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੰਗਮ ਦੇਖੀ, ਇੱਕ ਟਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਖਾ ਲਈ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੜਕਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੇਟ ਆਪਣਾ ਵੜਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇਟ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਤਾਰੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਯਾਦ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾਈਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੇ 'ਚ ਜਾਂ ਪੀਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵਰ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੇਟ ਵੜਨ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੇਟ ਸਾਡੇ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਵੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਪਲਾਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਸ਼ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਇਸੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 90 ਕਾਲਾਂ,
ਵੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ 15000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਭੇਜ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 15 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 1500 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 15000 ਕਿੱਦਾਂ ਭੇਜ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੈ ਲੂੰਗੀ। ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਨਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹੀਫ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਰੀ ਮਾਂ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ, ਵਾਕਈ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ? ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਚਾਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮਗਰਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਰਗੋਧਾ ਰੋਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਆ, ਖੈਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਕਾਲਾਂ ਸਬੂਤ ਬੜਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੰਦੇ ਗਏ, ਮੁੰਡੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣਾ ਸਰਗੋਧਾ ਰੋਡ ਗਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਬੀਬੀ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਕਫਕਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ ਆ ਮੇਰੀ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੇਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਤ ਤੋਂ ਥਾਣੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੋਂ ਸਰਗੋਧਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਆਹ ਪਰਚਾ ਆ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਨੱਠ ਭਜਾਈ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਲਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ 3 ਬੇਟੇ ਆ, 1 ਬੇਟੀ ਆ। 3 ਬੇਟੇ ਔਰ 1 ਬੇਟੀ। ਬੇਟੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨੇ? ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ, 6ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਬੱਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਵਾਲੇ? ਔਰ ਬੇਟੀ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਸਭ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਲਈ ਸੀ, ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਭਤੀਜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ 25000 ਮੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਕਰ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਸੀ ਵੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਮੀਰ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਉੱਥੇ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਭਰਜਾਈ ਆ, ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਰਾ ਦੀ ਸੱਸ ਆ, ਭਰਾ ਵਾ ਇਹ 3 ਵਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੂਰਾ ਜੁੱਟ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਆ, ਪੂਰਾ ਗੈਂਗ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਡਾਟਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੋ ਮੈਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਮ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਤਰਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੇਗਾ, 2 4 5 ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਂਟ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਚਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਨੈਚੁਰਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੀ ਮੇਰਾ 40000 ਹੈ ਨਾ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚਲੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਦਾਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਪੜ ਜਾਣ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇੋਂ ਬੱਚੇ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਣਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਨਾਮ ਬਣਿਆ, ਉਛਲੇਗਾ, ਉਸ ਡਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ 27 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਆ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇਦਾਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਕੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 3-4 ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਚਾ ਪਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਕਿਹਾ ਸੀ।
50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ। ਜੀ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ DNA ਕਰਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਭਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅੱਬੂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਲਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜੋ ਜ਼ੇਵਰ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਵੇਚ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਵੇਚ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਰਿਆ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ? ਜੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ? ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਵੀ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰੋਟੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਰਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਔਲਾਦ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਅੱਗੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਵਾਕਈ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬੀਵੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨੌਵਾਂ ਵਾ, ਸਾਰੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੂਠ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੈਨੂੰ ਉਦਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਆਵੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਸ਼ਾਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਹੈ, ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਗਰਚੇ ਬੜੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਾਤੂਨ ਆਪਣੇ ਖਤੂਨ ਹੋਣ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ IG ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਗਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ कर सकां, ਜਿਹਦਾ कर्जा लिया वो ला सकां। नाज़रीन इकराम, आपने देखा और सुना कि एक सीनियर सिटीज़न जो शायद 50+ हैं, जिनकी औलाद जवान है, आगे उनकी औलाद है, पोते पोतियों वाला शख्स किस तरह से आंसुओं से भर गया। एक इज़्ज़त, एक वक़ार मुआशरे में जो सारी उम्र की कमाई थी, एक ऐसी खातून जो लालच से भरी हुई थी, जो हनी ट्रैप गैंग का हिस्सा थी, उसने कोशिश की कि शायद कुछ लम्हों में इनकी इज़्ज़त को मलिया मेट कर देगी, लेकिन शायद ऊपर नीली छतरी वाला जो है वो बेहतर इंसाफ करने वाला है। फैसलाबाद पुलिस हरकत में आई, इस गैंग को बेनकाब किया, और न जाने अभी भी हमारे शहरों में कितने ऐसे हनी ट्रैप गैंग हैं जो कि बेगुनाह शहरियों की ज़िंदगियों को स्पॉइल कर रहे हैं। इकराम, टीम मुजरिम कौन आज जिस मुद्दे पे बात कर रही है वो इंतहाई हसास नौइयत का है। हमारा कानून, हमारा दीन जहां ख़वातीन को एक तरफ इंतहाई इज़्ज़त रिस्पेक्ट देता है, वहीं पे इस बात की कतन इजाज़त नहीं देता कि ख़वातीन अपनी मज़लूमियत या ख़ातून होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए किसी भी मासूम शहरी को अपने हवस का या अपने लालच का निशाना बनाएं। हनी ट्रैप, नाज़रीन इकराम, पिछले कुछ अरसे से ये इस्तिलाह इस तरीके से सरफेस हुई है कि तमाम अवाम को खौफ में मुब्तला कर दिया है। हनी ट्रैप है क्या? टीम मुजरिम कौन ने आपको बहुत से प्रोग्राम्स में बताया कि किस तरीके से शहरियों को एक जाल में फंसा लिया जाता है और फिर उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे माल और दौलत को जो है वो बटोरा जाता है। फैसलाबाद पुलिस इस ज़िमन में बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ भी कर चुकी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि तकरीबन गुज़श्ता कुछ अरसे के अंदर 2 दर्जन के करीब जो हैं वो केसेस फैसलाबाद पुलिस जो है उनको ट्रेस आउट कर चुकी है। एंटी रेप एक्ट के तहत जो है वो FIRs का इंदराज हुआ, मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी हुई। इसमें बहुत बड़े बड़े हैनी ट्रैप गैंग्स भी जो हैं वो उनका इंकशाफ हुआ, उनको अरेस्ट किया गया। टीम मुजरिम कौन मौजूद है इस वक्त थाना विमन में, और हमारे साथ इंस्पेक्टर मदीहा इरशाद मौजूद हैं, SHO हैं थाना विमन की, जिन्होंने एक कामयाब कार्रवाई के दौरान एक ऐसी खातून को अरेस्ट किया जो हनी ट्रैप में मुलव्वस थी, और उसके ख़िलाफ़ एंटी रेप एक्ट की कार्रवाई भी की गई। बात करते हैं, तफसीलात जानते हैं मैडम मदीहा से। अस्सलाम वालेकुम मैडम,
बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैडम बताइएगा, सबसे पहले तो ये एक एंटी रेप एक्ट, ये क्या है हमारे नाजरीन को बताइएगा, और उसके बाद फिर इस केस की तरफ आते हैं। जी सर, बिल्कुल जैसे रेप एक्ट, एंटी रेप एक्ट के तहत हम कार्रवाई करते हैं कि जो भी फीमेल्स हैं, विक्टिम हैं, जिनको रेप होता है जिनका, तो उसमें हम मुल्ज़मान के अगेंस्ट कार्रवाई अमल में लाते हैं ताकि फ़ौरी उनके खिलाफ एक्शन किया जाता है और उनको पाबंदी से हासिल किया जाता है। लेकिन इस सारे सिनेरियो के साथ साथ हम जहाँ पे फीमेल्स विक्टिम हैं वहाँ पे जो झूठी कार्रवाई या उस चीज़ को फैब्रिकेट करके वो कोई गलत इन्फॉर्मेशन पुलिस को प्रोवाइड करता है अपने पोशीदा मकासद के हसूल के लिए, तो उसमें जो है वो अगर गलत इन्फॉर्मेशन है या किसी को फंसा कर माली इमदाद लेने के लिए जो है वो किसी के खिलाफ झूठी कार्रवाई करवाता है बंदा, तो उसमें जो है वो हम एंटी रेप एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मतलब इसको हम बॉटम लाइन ऐसे रखते हैं इसकी कि जैसे हमारी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, इनका एक मोटो है, क्लियर विजन है इनका, नेवर अगेन, कि ख़वातीन और बच्चों के ख़िलाफ़ किसी किस्म का जो जुल्म है, ज़्यादती है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस केस के बारे में बताइएगा कि ये जो स्पेसिफिक केस है ये कैसे रिपोर्ट हुआ, कैसे आपने इस पर एक्शन लिया, और फिर ये चीज़ें जो हैं वो सामने खुलकर कैसे हैं? जी बिल्कुल, इसी नौयत का एक केस वुमेन पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट हुआ है। एक फ़ीमेल केस रिपोर्ट करती है कि मेरे साथ रेप हुआ है और मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है, जिस पे पुलिस फौरी एक्शन में आती है। उसका मेडिकल करवाया जाता है, उसकी FIR लॉन्च की जाती है और मुलज़म को हम अरेस्ट करते हैं। उसमें उसका DNA भी करवाया जाता है। फ़ीमेल अपनी कार्रवाई करवाने के दौरान, सारे प्रोसीजर के दौरान यही कहती रही है कि इस भी बंदे ने मेरा रेप किया है और यही मेरा मुलज़म है, जिसमें पुलिस अपनी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो है वो कंप्लीट करती। हमने उसका DNA भी करवाया, उसका मेडिकल भी करवाया, जो भी लीगल प्रोसीडिंग उसमें रिक्वायर्ड थी, और इस केस के हवाले से जो एक केस को मजबूत बनाकर कोर्ट में पेश किया जाए, उसमें हमने सारी वो लीगल रिक्वायरमेंट्स उसकी पूरी करके हमने उसको कोर्ट में उसका केस प्रेजेंट किया है, जहाँ पे फ़ीमेल ने बयान दिया है कि मुझे गलत फहमी हो गई थी तो मैंने इसके ख़िलाफ़ करवाया है मुकदमा, जिस पे वो मुलज़म भी बरी हो गया, और जो पुलिस की सारी एफ़र्ट थी जो एक मुलज़म को सज़ा दिलवाने के लिए पुलिस ने की, वो सारी ज़ाया होगी। ये क्या माइंड सेट है मैडम? इससे पहले अभी हमने एक और केस पे बात कर रहे थे, वो भी यही था एग्जैक्टली कि खातून है वो एक इंसान को उसके ऊपर चार्ज ये लगाती है कि जिसने मेरा रेप किया है, और वो बाकायदा सीनियर सिटीज़न हैं, 50+ हैं, पोतों वाले हैं, उनके ऊपर वो उनको चार्ज करती है कि जी इसने मेरा रेप किया है, और फिर कोर्ट में जाकर बाकायदा पैसे लेती है ब्लैकमेल करके, और सेटलमेंट जब हो जाती है तो कोर्ट में जाकर स्टेटमेंट दे देती है कि गलत फहमी की बुनियाद पर। ये क्या फ़िक्रा है कि एक हो गया कि लड़ाई झगड़ा है, किसी ने पीछे से छुप के वार किया, अंधेरा था, मैं लड़ाई में देख नहीं सका, मुझे गलत फहमी हो गई, ये तो एक स्टेटमेंट मानने में आता है। लेकिन एक रेप है, आप एक बंदे को बाकायदा चार्ज कर रहे हैं, आप कोर्ट तक उसको घसीट के लेके जा रहे हैं, फिर आप अपना मेडिकल पेश करवा रहे हैं कि जी मेरे साथ ये हुआ है और इस बंदे ने किया है, फिर गलतफहमी की गुंजाइश कहाँ निकलती है? जी बिल्कुल, इस सारे सिनेरियो में गलतफहमी की गुंजाइश नहीं निकलती, और ये बिल्कुल एक आम चीज़ है कि इसमें हर चीज़ साफ यहाँ हो रही होती है कि फ़ीमेल अपने पोशीदा मकासद के लिए अपनी शरपसंदी में कह सकते हैं या अपनी माली मदद लेते हुए वो इस चीज़ को यूटिलाइज़ कर रही है, और अपने आप को माली फ़ायदा पहुँचाने के लिए उसने ये सारा सिनेरियो रचा, और उसी में जो है वो उसने पहले मुलज़म के ख़िलाफ़ पर्चा भी दर्ज करवाया, बाद में उसके हक़ में बयान देकर और उसको बरी करवाया, जिस पर हमने एंटी रेप एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई। वो मुलज़मा को भी अरेस्ट किया गया और उसको जुडिशल करवाया गया, उसके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई। मैडम ऐसी ख़वातीन, मैं ख़वातीन की हम बहुत इज़्ज़त करते हैं, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ पुलिस समेत हम सब की ज़िम्मेदारी है कि उनका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, और अगर कोई किसी खातून को इस तरह का कोई मसला होता है, जेन्युइन जिसे हम कहते हैं, तो उसको खुल के आवाज़ भी उठानी चाहिए, दबाना नहीं चाहिए, ना डरना चाहिए कि मेरे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो सकती है। लेकिन एक मखसूस माइंड सेट है, एक मखसूस ग्रोह है, कुछ स्पेसिफिक माइंड सेट के लोग हैं जो इकट्ठे हो जाते हैं, प्लान करते हैं, वेल ऑफ लोगों को देखते हैं, टारगेट करते हैं, बाकायदा उनकी रेकी की जाती है, और फिर उन्हें उनके वीक पॉइंट्स देख के वहाँ पे हिट किया जाता है। चाहे वो साइबर वर्ल्ड में आप चले जाएं, उनको टेक्स्ट के ज़रिए, कॉल्स के ज़रिए, या सोशल मीडिया पे आप जिसको कहते हैं कि इनबॉक्सेस में चले जाना, या फिज़िकली आप किसी से मिल के जॉब का, पढ़ाई का, कुछ भी हज़ारों ऐसे बहाने हैं जिससे आप किसी को ट्रैप कर सकते हैं। ये बेसिकली ट्रैप करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? क्या एक आम पाकिस्तानी शहरी जो है वो किस तरीके से ख़ुद को महफूज रख सकता है ऐसी चीज़ों से, ऐसे ट्रैप से? क्योंकि तमाम ख़वातीन जो है काबिल एहतराम हैं,
सिर्फ चंद एक को छोड़ के, लेकिन एक गंदी मछली जो है वो तमाम तालाब को जो है आलूदा तो कर देती है। बताइएगा ऐसी ख़वातीन जो इसे ट्रैप करती हैं, उनसे बचने के लिए हमारे शहरी, हमारी सोसाइटी में क्या जो है वो कल्चर प्रमोट होना चाहिए, किन किन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए? जी सर, बिल्कुल आपके इस प्रोग्राम मुजरम कौन के तवस्सुफ से मैं यही सबको जो भी हमारी आवाम है उसको यही अवेयरनेस मैसेज देना चाहती हूँ कि कोई भी इस तरह की कॉल आती है, आपको मैसेज आते हैं, चाहे वो मैसेंजर पे हो, व्हाट्सएप पे हो, टिकटॉक पे हो, आप इस तरह की किसी भी मामलात जो आपको मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, जो बाद में पहले बातचीत से बात स्टार्ट होगी, फिर उसके बाद वो आपको ब्लैकमेलिंग की तरफ लेके चल जाना शुरू कर देंगे, तो उस इन अनासर की आप हौसला शिकनी करें और इनके हाथों ब्लैकमेल होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमें हमारे पास आएँ, पुलिस के पास आएँ, हम आपकी हेल्प के लिए 24 आवर्स अवेलेबल हैं और हम आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं, ताकि कोई भी इस तरह का जो मैटर, जो शरपसंद अनासर हैं, उनको तक़वियत ना मिल सके। ये एक तस्वीर है मैडम और इसके दो रुख हैं। एक पहलू इंतहाई रोशन है कि हमारी हुकूमत, हमारा कानून ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देता है। ज़ाहिर है कुछ वर्किंग लेडीज़ हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, हमारी बच्चियाँ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं, उनको उनकी जो प्लेस ऑफ स्टडी है, जो प्लेस ऑफ जॉब है, उन पे हरास किया जा सकता है, रास्ते में हरास किया जा सकता है और उनको किसी भी तरीके से जो है वो अगर हरास किया जाता है तो उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनन, ये ब्राइटर साइड है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना चाहिए। लेकिन अगर कोई खातून, डार्कर साइड ये है, तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि अपने वर्क प्लेस पे, अपनी जो स्टडी का प्लेस है वहाँ पे अगर वो किसी को हरास करती है या अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती है, तो फिर उसके लिए ये एंटी रेप एक्ट जो है ये एक काबिल गिरफ्त और बहुत अच्छा इकदाम है ये भी हुकूमत का। इससे जो क्रिमिनल माइंड सेट है उसकी हौसला शिकनी ज़रूर होगी। ये बताइएगा कि ऐसी जो ख़वातीन हैं उनके ख़िलाफ़ किस टाइप का जो है वो केस होता है, कितनी सज़ा उनको हो सकती है? क्या ऐसा है कि हल्की फुल्की वार्निंग दे के या 2, 4, 10 दिन या हफ़्ता 10 दिन के बाद वो ज़मानत पे बाहर आ जाएं और फिर अगला टारगेट ढूंढना शुरू कर दें? जी बिल्कुल, इसमें जो एंटी रेप एक्ट के तहत जो सेक्शंस लगी हैं वो 3 साल उनकी सज़ा है और उस पर जो है वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होती है और वो जेल में भी जाती हैं और उनकी ज़मानत भी जल्दी नहीं होती। तो इसलिए हम लोग तो इसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि आप ख़वातीन के को तहफ़्फ़ुज़ देने के साथ साथ हम उन ख़वातीन को भी ख़बरदार कर रहे हैं कि जो इस तरह के काम कर रही हैं वो इस तरह के काम ना करें। अगर आप करेंगे तो पुलिस आपके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन करेगी। हनी ट्रैप में मुलव्विस कोई भी खातून या मर्द, कोई भी गैंग अब बच नहीं सकेगा, क्योंकि फैसलाबाद पुलिस एक्शन में है और फैसलाबाद पुलिस सिर्फ और सिर्फ बातों से नहीं बल्कि प्रैक्टिकली ये साबित कर रही है कि गुज़िश्ता थोड़े से टाइम के अंदर तकरीबन 2 दर्जन के करीब गैंग्स को फैसलाबाद पुलिस ने न सिर्फ बेनकाब किया बल्कि उनके ख़िलाफ़ एंटी रेप एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ भी की गई। नाज़रीन किराम, ये तस्वीर के 2 पहलू जो टीम मुजरिम कौन ने आपको आज के प्रोग्राम में दिखाए, किस हद तक हम ख़वातीन की इज़्ज़त करते हैं कि हम उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हर हद तक जाते हैं। हमारी वज़ीर आला, हमारे IG पंजाब, हमारी फैसलाबाद की पुलिस नेवर अगेन के स्लोगन पर इस तरीके से कारबंद है जैसे दोनों केसेस में लेडी पुलिस अफसरान ने बताया कि जैसे ही दरख्वास्त आती है सबसे क्विक और प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स ये होता है कि अक्यूज़्ड को उठाकर बिहाइंड द बार्स किया जाता है। ये ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ की पहली दलील है। लेकिन अगर वो ख़वातीन हनी ट्रैप का हिस्सा हों, अगर वो अपने मज़मूम मकासद के लिए किसी को ट्रैप कर रही हों, तो फिर डार्कर साइड ये थी ख़वातीन की, जिसे काउंटर करने के लिए एंटी रेप एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ फैसलाबाद पुलिस की जानिब से जारी हैं। मर्द हजरात के लिए भी यही मशवरा है टीम मुजरिम कौन का कि आप किसी भी टेक्स्ट मैसेज, कॉल या किसी भी तरीके से अगर आपको ट्रैप किया जा रहा है तो आप खुदारा ख़ुद को सिक्योर रखिए। आप अगर अपनी फैमिली, अपने घर बार को मद्देनज़र रखेंगे, अपनी औलाद, अपनी बहन बेटियों को मद्देनज़र रखेंगे, तो आपको ट्रैप किया जाना शायद इतना आसान नहीं होगा। टीम मुजरिम कौन ने हमेशा आपसे यही कहा है कि मोहतात रहेंगे तो महफूज रहेंगे। शुएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।